अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं शायद अब भी इस तरफ ना आता, अब्दुल कदीर ने कहा। शामू मेरा जिगरी यार है। उसने कहा कि शाह से इंतकाम लेना है। मैंने कहा कि दोस्त ये ना कहे कि कादिर मुंह फेर गया है। हम तो वो हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले लिया था। ये तो एक ज़रा से थानेदार का मामला था। कोई खुरा खोज तो नहीं छोड़ आए थे? जब्बू ने पूछा। माल इधर उधर करते ख्याल रखना कि कोई चीज़ पकड़ी ही ना जाए। हमने उसे बताया कि सिर्फ जेवरात और नकदी लाए हैं। उसने कहा कि सोना फ़ौरन पिघलाकर छुपा दो और किसी दूर के शहर में बेचना। उसने हमें और भी बहुत कुछ बताया और पूछा कि आइंदा क्या करना है। अब्दुल कदीर ने उसे बताया कि अभी सोचा नहीं। जब्बू ने कहा कि हम दोनों उसके पास आ जाएं। अब्दुल कदीर ने कहा कि ज़रा हाथ खुल जाए तो बताएंगे, शायद आ ही जाएं। आपने शायद ये सोचा होगा कि हमने उसे बता दिया था कि डाका हमने डाला है, लेकिन उस ज़माने में डाकुओं का एक उसूल था कि एक दूसरे की वारदात का पता चल जाए तो उसे राज ही रहने देते थे। जब्बू ने भी तो बता दिया था कि हिंदू साहूकार के घर का सफाया उसने किया था। अब्दुल कदीर पर उसे भरोसा था। अगले रोज़ जब्बू ने मेरी बहन को देखा। मैंने देखा कि मेरी बहन को वो बड़े गौर से देख रहा था और मेरी बहन ने भी उसे गौर से देखा। फिर उसे कनखियों से देखती रही। जब्बू ने जोश से कहा, इस मासूम लड़की पर शाह ने बुरी नज़र डाली थी। मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। इतने में अब्दुल कदीर की बीवी भी आ गई और हमारे पास बैठ गई। हमने इन दोनों औरतों को ना बताया कि ये आदमी जब्बू डाकू है। उन्हें ये बताया कि ये दोनों हमारे गहरे दोस्त हैं और रिसाले में हमारे साथ हुआ करते थे। जब्बू का साथी खामोश था, कभी कभी किसी बात पर मुस्कुरा देता था। जब्बू की तबीयत में हंसी मजाक ज़्यादा था। उसने गप्पे शुरू की तो अब्दुल कदीर की बीवी और मेरी बहन हंस हंस कर दोहरी होने लगी। इससे पहले मैंने अपनी बहन को इस तरह हंसते कभी नहीं देखा था। वो सारा दिन खुश रही और खाना भी वही लाई। फिर रात आ गई। रात के आखिरी पहर जब्बू और उसके साथी को चले जाना था। अब्दुल कदीर की बीवी और मेरी बहन हमारे पास आ बैठी। मेरी बहन शर्माते शर्माते जब्बू को खुश गप्पियों पर उकसा रही थी। वो समझ गया और उसने बड़ी दिलचस्प बातों से दोनों को हंसाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक गपशप चलती रही। फिर हम सो गए। अभी आंख लगी ही थी कि दरवाजे पर बड़ी आहिस्ता से दस्तक हुई। अब्दुल कदीर उठा तो जब्बू ने कहा, कादरे ज़रा होशियार होके, ये दस्तक खैरियत की मालूम नहीं होती। अब्दुल कदीर ने जाकर दरवाज़ा खोला और फ़ौरन आ गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि जब्बू निकल जाओ, चौकीदार है, कह रहा है कि हमारे मेहमानों को रुख्सत कर दो, पुलिस आ रही है। जब्बू ने गांव के चौकीदार से कह रखा था कि वो यहाँ हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि नामी गिरामी डाकुओं के आम लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे और चौकीदारों को वो रुपए पैसे से खुश रखते थे। इस गांव में भी आकर जब्बू ने चौकीदार को बता दिया था कि इधर उधर ध्यान रखे। यह हमें बाद में पता चला था कि चौकीदार को किस तरह मालूम हुआ था कि पुलिस आ रही है। उसे थोड़ी ही देर पहले नंबरदार ने बताया था कि गाँव में फिरता रहे, रात किसी भी वक्त पुलिस आएगी। ये मालूम ना हो सका कि नंबरदार को गांव में जब्बू की मौजूदगी का किस तरह इल्म हो गया था। जब्बू हमें कह रहा था, पुलिस को अगर ये पता चल गया है कि मैं इस गांव में हूँ तो उसे ये भी मालूम हो गया होगा कि मैं इस घर में हूँ। तुम जानते हो कि किसी मुजरिम को पनाह देना जुर्म है, तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे पास वारदात का माल भी है। मैं अगर निकल गया तो तुम पकड़े जाओगे। इसका इलाज ये है कि तुम सब मेरे साथ चलो, यह माल मुझे दे दो। खतरा टल जाएगा तो माल तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। माल बेशक ले जाओ, अब्दुल कदीर ने कहा। खतरा शामू के लिए है। ये थानेदार की घोड़ी पर थाने से भागा हुआ है। ये पकड़ा गया तो इस पर शाह ने पहले ही इल्ज़ाम लगा रखा है कि जब्बू का साथी है। ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, मगर अब लोग उसे सही मानेंगे। चौकीदार बता गया था कि पुलिस आ रही है। उसने ये नहीं कहा कि पुलिस आ गई है। हम अभी आपस में बहस कर रहे थे कि क्या करें क्या ना करें कि दरवाजे पर बड़ी ज़ोर से दस्तक हुई। जब्बू दबे पाँव गया और दरवाजे से कान लगाए। वो दबे पाँव आया और बोला, पुलिस है। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। जब्बू पुलिस के घेरे से कई बार निकल चुका था। उसने कहा, दोनों लड़कियों को जगा लाओ, इनकी बड़ी बेइज्जती होगी। दोनों दरवाजे की धकड़ धकड़ पर ही जाग उठी थीं। वो सहन में आ गईं। जब्बू ने हमें कहा कि माल निकाल कर कपड़ों के अंदर बांध लो और निकलने की कोशिश करो। जब्बू ने आखिरी बात मुझसे ये कही।
मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ रखता हूँ। और उसने अपने साथी से अब्दुल कदीर की बीवी के मुतालिक कहा, तुम इसे साथ ले लो, शामू और कादरा अनाड़ी हैं, इन्हें पकड़वा देंगे, खुद मर जाओ, औरत पुलिस के हाथ ना आए। जब्बू सहन में कहीं गायब हो गया, शायद खुली के पीछे हो गया था। दरवाज़ा किसी ने न खोला। मैंने 2-3 आदमी बाहर से दीवार पर चढ़ते हुए देखे और ललकार सुनाई दी, जब्बू सामने आ जाओ, नहीं तो गोली चलेगी। चांदनी में मैंने देखा कि जब्बू ने मेरी बहन का बाजू पकड़ा था और वो उसके साथ गायब हो गई थी। जब्बू का साथी अब्दुल कदीर की बीवी की तरफ दौड़ा और उसके साथ ही दीवार से आदमी कूद आए और इनमें से किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद मुझे पता नहीं चला कि कौन किधर गया। मैं छुप गया और मुझे पहलू की दीवार पर चढ़ने का मौका मिल गया, लेकिन एक आवाज़ सुनाई दी, जिंदा पकड़ने की कोशिश करना। मैं दीवार पर चढ़कर अभी सीधा नहीं हुआ था कि नीचे से किसी ने मेरा कुर्ता पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मैं पीछे को गिरा और नीचे आ पड़ा। मैं उठा तो मेरे सर के पिछले हिस्से पर लाठी पड़ी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, फिर मुझे होश ना रहा। मैं जब होश में आया तो मैं एक कमरे में फर्श पर पड़ा था। वहाँ एक थानेदार और पुलिस के 3-4 कांस्टेबल थे। गांव के 2-3 आदमी भी थे। ये थानेदार इस इलाके का था। मुझे पानी पिलाया गया। थानेदार ने मुझसे पूछा कि जब्बू कहाँ है। मैं समझ गया कि जब्बू इनके हाथ नहीं आया। मैंने कहा कि मैंने जब्बू की कभी सूरत भी नहीं देखी। किसी ने कहा कि यह आदमी इस गांव का नहीं, 1-2 बार कादरे के घर से निकलते देखा है। थानेदार मुसलमान था। उसने सबको बाहर निकाल दिया और शराफत और मोहब्बत से पूछा कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। उसने कहा कि मैं अब भाग नहीं सकता, बेहतर है कि मैं अपनी हड्डी पसली एक कराने की बजाय शराफत से बता दूँ। मैं उसे टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो थानेदार था और वो किसी नेक खानदान का आदमी था। शाह साहब भी थानेदार था। वो बात बात में माँ बहन की गालियाँ देता था। ये भी थानेदार था, लेकिन दोस्तों की तरह बात करता था। वो समझ गया था कि मैं उसे टाल रहा हूँ। मैं आदि मुजरिम तो था नहीं। मुझे शाह साहब की तरफ से एक चोट पड़ी थी, इसलिए मैंने गुस्से में इंतकाम में ये वारदात की थी। इस थानेदार का नाम अमीन या रहीम था, मुझे याद नहीं रहा। इतना याद है कि वो जेहलम ज़िले के किसी गांव का रहने वाला था। वो अब इस दुनिया में नहीं होगा। मुझे यकीन है कि खुदा ने उसे जन्नत में जगह दी होगी। बेशक वो चालाक था, लेकिन उसने शफ़क़त से बात की जैसे वो थानेदार है ही नहीं। मेरे आंसू निकल आए और मैंने उसे बताना शुरू कर दिया कि मैं कौन था और मैं क्या बन गया हूँ। मैंने उसे झांसी में अपने रिसाले की बगावत का पूरा वाक़या सुनाया। मैंने देखा कि थानेदार के चेहरे पर जैसे खून चढ़ आया हो। वो पक्का मुसलमान था। बाद में मुझे पता चला था कि वो मज़हब का पाबंद है और दीनदार आदमी है। फिर शाह साहब थानेदार ने मेरे साथ जो सलूक किया था वो सुनाया, जिसमें अपनी बहन का पूरा जिक्र था। शाह ने जिस तरह मेरे घर की तलाशी ली और मुझे थाने ले गया और फिर मेरे माँ बाप को और मेरी बहन को थाने बुलाया, और जिस तरह मैं वहाँ से बहन को घोड़ी पर बिठाकर भागा, इस तरह सुनाया कि मेरे आंसू रोकने के बावजूद नहीं रुकते थे। थानेदार ने दांत पीसकर आहिस्ता से कहा, इस शख्स को खुदा दुनिया में सज़ा देगा, वो तो फ़िरौन है। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरी और मेरे बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन शाह ने हमारी किस्मत तबाह कर दी है। तुम्हारी बहन अब कहाँ है? थानेदार ने पूछा। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा। जब पुलिस कादे के घर आई, उस वक्त जब्बू मेरी बहन को बाजू से पकड़कर साथ ले गया और सहन में कहीं गायब हो गया था। तो क्या वाकई जब्बू इस मकान में मौजूद था? थानेदार ने पूछा। वो शायद आपके घेरे से निकल गया है, मैंने कहा। कादे के घर में ये उसकी दूसरी रात थी। उसने मुझसे जब्बू के मुतालिक जो कुछ पूछा मैंने सच सच बता दिया। उससे पता चला कि जब्बू की एक पुरानी वारदात इस थानेदार के इलाके की भी थी। जब्बू अब्दुल कदीर के घर में आया तो किसी ने थानेदार को इत्तला दे दी थी। दिलचस्प बात यह हुई कि मैंने थानेदार को बताया कि हमें चौकीदार ने खबरदार किया था कि पुलिस आ रही है, तो थानेदार ने कहा कि इसी चौकीदार ने उसे भी इत्तला दी थी कि जब्बू अपने एक साथी के साथ अब्दुल कदीर के घर आया हुआ है। बाज़ चौकीदार मुखबिर और नंबरदार दोनों की तरफ की जासूसी किया करते थे, पुलिस को भी खुश रखते थे और जब्बू जैसे डाकुओं को भी। इसके बाद मैंने थानेदार रहीम को बताया कि मैंने अब्दुल कदीर और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर शाह साहब थानेदार के माँ बाप के घर डाका डाला है और हमारी मदद वहाँ के एक सिख चौकीदार ने की थी। थानेदार रहीम इस तरह सुन रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से दिलचस्प कहानी सुन रहा हो। मैंने उसे बताया कि चोरी चकारी मेरा पेशा नहीं और ये मेरा पहला जुर्म है जो मैंने इंतकाम की खातिर किया है।
मैंने उसे ये भी बताया कि मेरी बहन मुझ पर किस तरह लानतान करती रही है और रोती रहती है कि मैंने ये जुर्म किया है। उसने न जेवर को हाथ लगाया है न पैसों को, हालांकि हम गरीब लोग हैं। मैंने अपने हिस्से के जेवरात और नोट एक कपड़े में बांधकर कुर्ते के नीचे कमर के साथ बांध रखे थे। मैंने ये पोटली खोलकर उसके आगे रख दी। मैं बेबसी के लहजे में बयान दे रहा था जैसे मैं शिकस्त खाकर गिर पड़ा था, लेकिन मालूम नहीं ऐसे क्यों हुआ कि मैं अचानक दिलेर हो गया। मैंने थानेदार से कहा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ, आपके पाँव पड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसे शख्स से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लिया है जिसके खिलाफ मैं और कुछ नहीं कर सकता था। हथकड़ियाँ इसके पास हैं, थाने का हाकिम वो है और कानून उसके हाथ में है। मुझे सिर्फ अपने अल्लाह का भरोसा है और अल्लाह गवाह है कि मैंने आपको जो कुछ सुनाया है लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच है। मैं आपकी मिन्नत नहीं करूँगा कि मेरा जुर्म बख्श दें। मैंने तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए थे। थानेदार गहरी सोच में पड़ गया। कभी मुझे देखता, कभी सर झुका लेता, कभी कुछ हैरान भी हो रहा था कि ये कैसा थानेदार है कि न गालियाँ दे रहा है और न ही रोब झाड़ता है। अगर डकैती की ये वारदात जो तुमने शाह साहब के माँ बाप के घर की है मेरे थाने के इलाके में होती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, उसने कहा। वहाँ एक सिख थानेदार है। मुझे ज़्यादा डर शाह साहब का है। वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की कोशिश करेगा। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। शर्त यह है कि तुमने मुझे जो बयान दिया है तुम्हें सारे का सारा बिल्कुल इसी तरह एक मजिस्ट्रेट के सामने देना पड़ेगा। वो बयान खोलेगा और तुम्हें पढ़कर सुनाएगा। तुम इस पर अंगूठा लगा देना। तुम समझ गए होगे कि वो मुझे सुल्तानी गवाह बनाना चाह रहा था। मैंने उसे कहा कि वो जिस तरह कहेगा मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन मुझे मेरी बहन वापस मिल जाए। तुम्हारी बहन को जब्बू डाकू अपने साथ ले गया है, थानेदार ने कहा। तुम जानते हो वो डाकू है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और वो पकड़ा गया तो तुम्हारी बहन भी मिल जाएगी। तुम समझ नहीं सकते कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। अपनी बहन की इज्जत की खातिर मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था कि थाने में से भाग गया था। वो बहन मेरे हाथ से निकल गई और एक डाकू के हाथ लग गई थी। मैंने अपने दिल को इस ख्याल से तसल्ली दी कि अब्दुल कदीर जब्बू के साथ होगा। उसने मेरी बहन को अपनी बहन कहा था, लेकिन मैं अपने जुर्म का इकबाल कर चुका था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरा क्या बनेगा। मुझे तो कई सालों की कैद नज़र आ रही थी। थानेदार मुझे अपने थाने में ले गया और वहाँ मेरे एक हाथ को हथकड़ी लगाकर एक कमरे में चारपाई पर बिठा दिया गया। मुझ पर एक कांस्टेबल का पहरा खड़ा कर दिया गया। मुझे हवालात में इसलिए न बंद किया गया कि वहाँ अब्दुल कदीर और जब्बू का साथी बंद था और अब्दुल कदीर की बीवी जनाना हवालात में थी। ये मुझे पहरेदार कांस्टेबल ने बताया था। जब्बू पुलिस के हाथ नहीं आया था। जाहिर है कि मेरी बहन को वही ले गया था। तीसरे दिन थानेदार मुझे उस कस्बे के थाने में ले गया जिसमें शाह साहब के माँ बाप रहते थे। मैं हथकड़ियों में था। मुझे अलग बिठा दिया गया और थानेदार रहीम 1.5-2 घंटे इस थाने के सिख थानेदार के पास बैठा रहा। फिर मुझे दोनों के सामने ले गए और मुझे बताया गया कि मैं डकैती की इस वारदात का सुल्तानी गवाह हूँ। उसी रोज़ मुझे जालंधर एक मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। मेरी हथकड़ी उतार दी गई और मजिस्ट्रेट के पास मुझे अकेला छोड़कर पुलिस बाहर निकल गई। मजिस्ट्रेट ने मुझे कहा कि मैं बयान देने या ना देने में आज़ाद हूँ और अगर पुलिस ने मुझे मार पीट कर इकबाल जुर्म कराया है तो मैं बता दूँ और ये बयान देने से इनकार भी कर सकता हूँ। मैंने मजिस्ट्रेट से कहा कि मुझे किसी ने बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने वही बयान दिया जो थानेदार रहीम को दिया था। मजिस्ट्रेट ने बयान लिखकर मेरा अंगूठा लगवा लिया। मुझे थानेदार रहीम ने बताया कि मुझे कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि बाहर मेरे लिए खतरा है। मुझे मजिस्ट्रेट के हुक्म से जेल भेज दिया गया। फिर मुकदमा चला। अदालत में मेरा बयान पढ़कर सुनाया गया और मुझसे पूछा गया कि क्या मैंने ये बयान दिया था। मैंने कहा कि मैंने ये बयान अपनी मर्जी से दिया था। अब्दुल कदीर के 2 साथी भी मेरी निशानदेही पर पकड़े गए थे। इन तीनों के खिलाफ डकैती का मुकदमा था। अब्दुल कदीर पर दूसरा मुकदमा यह था कि उसने जब्बू नाम के एक मुजरिम को उसके मुतालिक वो जानता था कि कई वारदातों में मतलूब है पनाह दी और उसे फरार भी देने में मदद की और पुलिस का मुकाबला किया। मुकदमे की कार्रवाई की तफसील सुनाने की ज़रूरत नहीं, मैं मुख्तसर बात सुना रहा हूँ। मुझे मुकदमा शुरू होते ही आज़ाद कर दिया गया था। मैं अपने गाँव चला गया, वहाँ से मुकदमे की पेशी पर जाया करता था। मुझे डर ये था कि अब
फिर शाह साहब थानेदार मुझे परेशान करेगा, मगर वो मुझे नजर ही ना आया। नंबरदार भी मेरे करीब नहीं आता था। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे बयान पर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया था, यानी उसे थाने से हटाकर जालंधर पुलिस लाइंस में भेज दिया गया था। आखिर मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। अब्दुल कदीर को 5 साल डकैती में और 2 साल जब्बू को पनाह देने में कैद की सजा दी गई। उसके दोनों साथियों को 4-4 साल कैद मिली और अब्दुल कदीर की बीवी को बरी कर दिया गया। मैं चूंकि सुल्तानी गवाह था, इसलिए मुझे सजा ना दी गई। जब्बू का जो साथी पकड़ा गया था उसे अदालत में पेश न किया गया। मुझे अब अपनी बहन को ढूंढना था। मैं जब्बू को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। गांव में हमारे घराने की कोई हैसियत नहीं थी। हम गरीब लोग थे। हमारे छोटे से गांव में सभी गरीब किसान थे। हमारे करीब 2 बड़े गांव थे। वहां ऊंची जातों के मुसलमान, हिंदू और सिख रहते थे। यूं मालूम होता था कि जैसे हम इन 2 बड़े गांवों के साए में रहते हैं। मैं आपको जो वाकया सुना रहा हूँ, ये कोई मामूली वारदात नहीं थी। पुलिस आई, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमा चला, जब्बू डाकू का नाम हर किसी ने सुना। और ये मामूली बात नहीं थी कि एक खूबसूरत और नौजवान लड़की को जब्बू अपने साथ ले गया था। ये लड़की मेरी बहन थी। मैं सारे वाकये में शामिल था, इसलिए लोग मुझे यूं देखते थे जिस तरह बच्चे मदारी के रीछ को देखा करते हैं। मुझ पर लोगों की उंगलियां उठती थीं। वो मेरे पास बैठकर हमदर्दी की बातें करते थे और परे जाकर कोई कहता कि मैं जब्बू डाकू का साथी हूँ और सरकार से पैसा लेकर अपनी साथियों को पकड़वाया है। कोई कहता कि मैंने अपनी बहन जब्बू को दे दी है। ये भी कहा गया कि मेरी बहन खुद उसके साथ गई है। आप समझ सकते हैं कि लोग कैसी कैसी बातें किया करते होंगे। हम भी दूसरों के मुतालिक ऐसी ही मनगढ़ंत बातें करते हैं, लेकिन ऐसी बातें उस वक्त झूठी लगती हैं जब ये हमारे खिलाफ की जाती हैं। मेरा तो जीना मुश्किल हो गया था। मेरे माँ बाप मुझे अलग बुरा भला कहते और रोते थे। मैं क्या करता? मेरी तो दोनों टांगें कट जाती, बाजू कट जाते या इंसान अंधा हो जाता तो उसे इतना दुख और गम नहीं होता होगा जितना मुझे लोगों की बातों से हुआ। गम सिर्फ लोगों की बातों का नहीं था। मेरा असल रोग मेरी बहन थी, जिसे जब्बू अपने साथ ले गया था। उसकी बहन की इज्जत की खातिर मैंने थानेदार शाह साहब से दुश्मनी पैदा कर ली थी और इंतकाम लेने के लिए उसके घर डाका डाला था। खुदा ने मुझे दिल बहुत मजबूत दिया था और मैं गांव से भाग जाता या खुदकुशी कर लेता। मैंने लोगों की बातों और तानों से तवज्जो हटा ली और इस सोच में गुम हो गया कि बहन को जब्बू से किस तरह वापस लाऊं। कभी ये ख्याल आता कि जब्बू के मुतालिक मशहूर था कि किसी अकेले दुकेले राह जाते आदमी को नहीं लूटता और वो गरीबों का गमखार और मददगार है, और वो बड़े बड़े सेठों को लूटता और पुलिस से टक्कर लेता है। इससे मुझे ये उम्मीद हुई कि जब्बू मेरी बहन मुझे वापस कर देगा, मगर जब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने वादा माफ गवाह बनकर अपने साथियों को सजा दिलाई है तो मेरा दिल बैठ जाता कि जब्बू मेरी बहन को अपनी दाश्ता बनाकर मुझसे बदला ले रहा है। अब्दुल कदीर और उसके साथियों के खिलाफ जब मुकदमा शुरू हुआ तो हमारे थाने से शाह थानेदार का तबादला कहीं और हो चुका था और उसकी जगह थानेदार रहीम आ गया था। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि थानेदार रहीम रहमदिल इंसान था और शाह साहब मेरा दुश्मन था। जब मुकदमा ख़त्म हुआ और सबको सज़ा हो गई तो मैं थानेदार रहीम से मिलने थाने चला गया। वो मोहब्बत और शफ़क़त से मिला और मुझसे पूछा कि कैसे गुजर रही है। मैंने उसे बताया कि लोग बातें बना कर परेशान करते हैं। उसने कहा कि वो नंबरदार और झीलदार को थाने बुलाकर सख्ती से कहेगा कि मेरे खिलाफ किसी के मुँह से कोई बात ना निकले। मुझे बाद में पता चला कि उसने लोगों की ज़बान बंद करने का ये इंतज़ाम कर दिया था, मगर लोग दबी दबी ज़बान में मेरे खिलाफ अपनी आदत पूरी करते रहे। मुझे फ़ायदा सिर्फ ये हुआ कि नंबरदार, झीलदार और चौकीदार वगैरह इस वजह से मेरी इज्जत करने लगे कि मैं थानेदार का आदमी हूँ। थानेदार रहीम के साथ इस मुलाकात में मैंने रोते हुए उसे कहा कि जब्बू से मेरी बहन वापस करा दे। मैं जब अब्दुल कदीर के घर से भागते हुए पकड़ा गया था तो मैंने थानेदार के आगे इकबाल जुर्म करते हुए उसे बताया था कि थानेदार शाह साहब ने मेरी बहन को फांसने के लिए मुझे जब्बू की एक वारदात में फांसने की कोशिश की थी। मैंने उसे ये भी बताया था कि मैं झांसी में इस बात पर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत में शरीक हुआ था कि हमें तुर्कों के खिलाफ लड़ने के लिए समंदर पार भेजा जा रहा था। ये थानेदार सही मायनों में मुसलमान था।
مجھے پتہ چلا کہ اس کے دل میں میری قدر اور عزت ایک تو اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ میں نے وعدہ معاف گواہ بن کر پولیس کا کام آسان کر دیا تھا، اور زیادہ تر اس وجہ سے کہ میں نے ترکوں کے خلاف نہ لڑنے پر اپنا مستقبل قربان کر دیا تھا۔ بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ میں نے تھانے دار رحیم کو تھانے دار شاہ صاحب کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے اپنے بالائی افسروں کو لکھ بھیجا تھا۔ اس پر شاہ صاحب کو پہلے لائن حاضر کیا گیا، پھر کسی دور دراز جگہ بھیج دیا گیا تھا۔ تھانے دار رحیم نے مجھے کہا کہ وہ جبو کے تعاقب میں ہے۔ جس روز وہ مل گیا، پکڑا گیا، مجھے میری بہن واپس مل جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اگر بہن کی تلاش میں نہ نکلا تو میں اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھوں گا، اور اگر جبو مجھے مل گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ تھانے دار نے مجھے روک دیا اور کہا کہ مجھے جبو نہیں ملے گا، مل بھی گیا تو میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا اور میری بہن اسی کے قبضے میں رہے گی۔ میں اس قدر جلا ہوا تھا کہ میں تھانے دار کی بات مان نہیں رہا تھا، مگر اس نے ایسی دلیلیں دیں کہ مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ اس نے مجھے مخبر بننے کو کہا، کہنے لگا کہ وہ میرے لیے آمدنی کا ذریعہ پیدا کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایسی آمدنی مجھے پسند نہیں جو چغلی اور مخبری سے حاصل ہو۔ اس سے اس کے دل میں میری عزت اور بڑھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کبھی کبھی اس سے ملنے آ جایا کروں۔ اس نے مجھے 2-3 دن بعد آنے کو بھی کہا۔ میں چوتھے روز گیا تو اس نے بتایا کہ جبو کا ابھی کوئی سراغ نہیں ملا، اب 3 تھانے اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ جلدی مل جائے گا۔ تھانے دار نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جس تھانے دار کے علاقے میں عبدالقدیر کا گاؤں تھا وہ تھانے دار رحیم کو کہیں ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ عبدالقدیر کی بیوی بری ہو کر گھر آ گئی تھی۔ پولیس کی اس گھر پر نظر تھی، مگر 15-16 دنوں بعد جب عبدالقدیر کی بیوی کہیں غائب ہو گئی تو پولیس نے اس عورت پر اس لیے نظر رکھی تھی کہ جبو نے عبدالقدیر کے ساتھ جو دوستی لگا رکھی تھی وہ اسی عورت کی خاطر ہوگی۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ اب اسے جبو کا کوئی آدمی اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی تھی، وہاں جاتی بھی کیسے؟ وہ تو عبدالقدیر کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ ایک رات جب سارا گاؤں سویا ہوا تھا، میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کسی امید پر اور کچھ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا جو ہمارے گھر مہمان آتا۔ باہر ایک آدمی کھڑا تھا، ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا اس نے چہرہ پگڑی کے پلو میں چھپا رکھا تھا۔ شامو، اس نے کہا، میں جبو کا پیغام لایا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم مرد نہیں ہو، اپنی جان بچانے کے لیے تم نے اپنے جگری یار کو پھنسایا، اب پولیس کی یاری چھوڑ دو اور اپنی بہن کو بھول جاؤ۔ سنا ہے کہ تم تھانے دار کے ساتھ مل کر مجھے تلاش کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اگر تم باز نہ آئے تو ایک صبح گھر سے نکلو گے تو اپنے دروازے پر اپنی بہن کا سر پڑا ہوا دیکھو گے، اس کے بعد تم خود بھی قتل ہو جاؤ گے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ اندر چلے، وہ وہاں سے آیا تھا جہاں میری بہن تھی۔ میں نے جبو کی دھمکی کی پرواہ نہ کی، اپنی بہن کے متعلق پوچھنے لگا کہ وہ کیسی ہے۔ اس آدمی نے اندر آنے سے انکار کر دیا۔ میں رو پڑا اور اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ مجھے بہن سے ملا دے اور اسے واپس دلا دے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں سے باہر لے گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کیوں ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس آدمی کو مجھ پر رحم سا آ گیا، کہنے لگا کہ میری بہن کو جبو نے زبردستی نہیں رکھا، وہ اس کے ساتھ خوش ہے، اور اس نے میرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ خوش ہے اور اس کے لیے میں اور ماں باپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے جبو تک اپنے ساتھ لے چلے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ساتھ اس لیے ناراض ہو گئی تھی کہ میں نے ڈکیتی کی واردات کی تھی، وہ جبو کے ساتھ کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جبو کا خاص آدمی ہے اور اسے سب کچھ معلوم ہے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن نے جبو سے کئی بار کہا تھا کہ وہ ڈاکہ زنی کا پیشہ چھوڑ دے۔ جبو نے اسے بتایا کہ وہ بڑے بڑے دولت مندوں کو لوٹتا ہے اور حاجت مند لوگوں کی مدد اور امداد کرتا ہے۔ اس نے میری بہن سے یہ بھی کہا کہ شاہ صاحب تھانے دار اس کی عزت کے پیچھے پڑ گیا تھا اور وہ اس قسم کے تھانے داروں کا دشمن ہے۔ اس طرح جبو نے میری بہن کے ساتھ امیری، غریبی، ظلم اور مظلوم، انصاف اور بے انصافی کی ایسی باتیں کی کہ میری بہن جو چوری ڈاکے کو نفرت سے دیکھتی تھی جبو کی مرید بن گئی، اور اس نے جبو سے یہ بھی کہا کہ کسی غریب اور بے آسرا لڑکی کی عزت بچانے کے لیے وہ مردوں کی طرح جبو کا ساتھ دے گی۔ میں تمہیں ایک اور بات نہیں بتانا چاہتا تھا، اس نے کہا، تمہاری بہن نے جبو سے کہا تھا کہ میرے بھائی شامو کو بھی اپنے پاس بلا لو، لیکن جبو نے اسے کہا کہ تمہارا بھائی غصے میں ایک واردات کر بیٹھا تھا، وہ اس کام کے قابل نہیں، وہ سب کو پھنسا دے گا۔ وہ آدمی جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ جبو سے کہنا کہ میں تمہیں صرف اپنی بہن کے لیے تلاش کر رہا ہوں،
तुम तो कहते हो कि तुम गरीबों और बेआसरा लोगों के मददगार हो, मगर तुमने मेरी वो सारी दौलत लूट ली है जिसकी खातिर मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। मेरी बहन ही मेरा खजाना थी। तुमने एक गरीब और बेआसरा आदमी को लूट लिया है। तुम में और शाह थानेदार में क्या फ़र्क रह गया है? मैंने और मेरे माँ बाप ने पेट काट कर अपनी बहन के लिए जेवरात और कपड़े बनाए थे। हम इसे इज्जत से रुखसत करते। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये कहते कहते मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, जब्बू से कहना कि अपनी बहन को वापस लाने के लिए मैं तुम्हें कत्ल भी कर सकता हूँ। तुम दोस्तों की तरह मेरी बात मान जाओ। तुम मुझे बुज़दिल समझते हो। वो आदमी हंसता हुआ चला गया और मैं सोचों में डूब गया। यह आदमी क्यों आया था? धमकी देने या मेरी बहन का पैगाम देने, या ये देखने आया था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मैं जब्बू के गिरोह में शामिल हो जाऊँगा? एक सोच ये भी थी कि मैं जब्बू के साथ मिलकर डाकू बन जाऊँ। मैंने आपको कहानी सुनाने से पहले कहा था कि नेक आदमी को मुजरिम नहीं बनाया जा सकता। ये हालात होते हैं जो इंसान को मुजरिम बनाते हैं। मैं एक थानेदार के जुल्म और बेइंसाफ़ी से मुजरिम बना। मैं उसके सिवा उसके खिलाफ और कुछ नहीं कर सकता था। अब मेरी बहन मुझसे छिन गई तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जब्बू के पास चला जाऊं और डाकू बन जाऊं। मुझ में ईमान की रोशनी मौजूद थी। मैं थानेदार रहीम के पास चला गया और उसे जब्बू के इस आदमी की सारी बातें सुनाई और ये भी बताया कि मैं जब्बू के पास जाने की सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये थानेदार नेक इंसान था, बल्कि वो थानेदार इसलिए लगता था कि थानेदारों की वर्दी पहनता था। उसने मुझे जब्बू के पास जाने से रोका और कहा कि एक तरफ तुम्हारा ईमान है और दूसरी तरफ तुम्हारी वो बहन है जिसने एक डाकू के साथ दिल लगा लिया है और जब्बू से कहती है कि मेरे भाई को भी डाकू बना लो। तुम खुद सोचो कि तुम ईमान को कायम रखोगे या इस बहन की इज्जत को अजीज समझोगे। उसने ऐसी बातें की कि मैं गुमराह ना हुआ, मगर दिल की बेचैनी ना गई। मैंने बाकायदा नमाज पढ़नी शुरू कर दी और हर नमाज के बाद जब मैं दुआ मांगता था तो अक्सर मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। एक रात मैंने ख्वाब में अपनी बहन को भी देखा। मैं छत पर खड़ा था। नीचे देखा तो मेरी बहन दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने देखा कि दरवाज़ा उससे खुल नहीं रहा था। फिर ऐसे हुआ कि दरवाज़ा उसने नहीं खोला। मैं ऊपर था, मैंने भी नहीं खोला, किसी और ने भी नहीं खोला। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और मेरी बहन अंदर आ गई। मैंने खुशी से छत से छलांग लगा दी और आँख खुल गई। मैं ऐसे महसूस करने लगा कि मेरी बहन आ जाएगी और खुदा ने आंसुओं से भीगी हुई मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। इसके बाद शायद 1 ही महीना गुजरा होगा कि जब्बू का वही आदमी फिर आ गया। वक्त रात का था। उसने जब्बू का ये पैगाम दिया कि मुझे कत्ल करना चाहो तो इस आदमी के साथ आ जाओ, जो हथियार लाना चाहो ले आना। बहन तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगी। अगर मेरे पास हमेशा के लिए आना चाहो तो भाई समझकर साथ रखूँगा। बहन तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, वो ये है कि तुम्हारी बहन की शादी। मैंने अभी तक उसके साथ शादी नहीं की है, लेकिन अल्लाह गवाह है कि उसे बेनिकाही बीवी भी नहीं बनाया। उस लड़की के साथ मुझे इतना प्यार है कि उसे बड़ी पाक चीज़ समझ के रखा हुआ है। मैंने उसे कहा कि जाओ अपने भाई के पास चली जाओ। उसने इनकार कर दिया और कहा कि मेरे भाई को अपने पास बुला लो। जब उन्हें दूसरा पैगाम ये भेजा कि तुम्हारी ख्वाहिश थी कि अपनी बहन की शादी करो, मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ। उस वक्त तक उसका जिस्म मुझ पर हराम है। गरीब की बेटी जब्बू के हाथों बेआबरू नहीं होगी। शादी के बाद तुम्हें कहीं बुलाऊंगा या खुद आ जाऊंगा। तुम्हारी बहन साथ होगी। इससे पूछ लेना कि वो मेरी बेनिकाही बीवी नहीं बनाई थी मैंने उसको। अगर तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को पुलिस परेशान करती हो तो मुझे बताओ, थाने को आग लगा दूंगा। पैगाम लाने वाला आदमी चला गया और मैं न जाने कितनी देर बाहर अंधेरे में खड़ा रहा। मेरी हालत अब पागलों जैसी हो रही थी। अगर मैं बुज़दिल और बेगैरत होता तो अपने आप को कोई न कोई धोखा देकर घर बैठ रहता। जब्बू को मैं ऐसा दुश्मन समझने लगा जिसे कत्ल करना मेरे लिए मजहबी फरीज़ा बन गया था। अपनी बहन के खिलाफ भी मेरे दिल में गुस्सा पैदा हो गया। मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसके मिल जाने की सूरत में सिर्फ ये यकीन करना था कि उसने जब्बू के साथ वाकई शादी कर ली थी और शादी से पहले वो उसकी बेनिकाही बीवी तो नहीं बनी थी। बार बार मेरा ध्यान थानेदार रहीम की तरफ जाता था, मगर वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि वो मुझे जब्बू का साथी बनने या उसे कत्ल करने से रोकता और तसल्ली देता कि जब्बू की तलाश जारी है। वो मिल गया तो मुझे बहन भी मिल जाएगी। मुझे दरअसल आसरा तो खुदा का था।
उसकी ज़ात के हुजूर रोता और रो रो कर दुआएं मांगता था। मददगार अल्लाह ही होता है और अल्लाह ने ही मेरी मदद की। जब्बू का आदमी जिस रात दूसरी बार आया था, उसके बाद तीसरे या चौथे रोज़ मुझे थाने से बुलावा आया। थानेदार रहीम ने बुलाया था। मैं फ़ौरन गया। अपनी आंखों पर यकीन न आया। वहाँ मेरी बहन बैठी हुई थी। मैं इसे ख्वाब समझा और थानेदार के दफ्तर के दरवाजे पर ही रुक गया। बहन बेंच पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसके आंसू निकल आए। वो उठी और मेरे कदमों में बैठकर उसने मेरे दोनों पाँव पकड़ लिए, फिर मेरे दोनों पाँव के दरमियान माथा रख दिया। मैं हैरान और परेशान खड़ा रहा। वो उठी और उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेकर पहले मेरा एक गाल चूमा, फिर दूसरा, और खामोशी से जाकर बेंच पर बैठ गई। वो मेरी बहन थी। उसके आंसुओं ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। उसने मेरे कदमों में सजदा किया था। मुझे ख्याल आया कि गुनहगार बंदों को खुदा भी माफ़ कर देता है। मैं तो गुनहगार बंदा हूँ। मैंने दिल में अपनी बहन को माफ़ कर दिया। मैंने देखा कि थानेदार रहीम के पास एक और थानेदार बैठा हुआ था। वो भी मुसलमान था। मुझे बाद में पता चला कि थानेदार रहीम ने इस थानेदार को मेरे मुतालिक सब कुछ बता दिया था, इसलिए मेरे साथ और मेरी बहन के साथ उसका रवैया बड़ा अच्छा था। मेरी बहन के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मुलजिम थी और वो जब्बू के साथ पकड़ी गई थी। जब्बू भी पकड़ा गया था। थानेदार 12 मील दूर के थाने से आया था। मेरी बहन ने गिरफ्तारी पर उसे अपने गांव का और मेरा नाम बताया। ये थानेदार उसे हमारे थाने में इस तस्दीक के लिए लाया था कि वो वाकई इसी गांव की रहने वाली है और मैं उसका भाई हूँ। मेरी बहन के मुतालिक उसे थानेदार रहीम से और इस थाने के कागजात से भी कुछ मालूम करना था। ये किस्सा यूँ था कि इस थानेदार के थाने के इलाके में चंद एक घरों का छोटा सा एक गांव था, जिसका शायद कोई नाम भी नहीं जानता था। उस ज़माने में वो जंगल और मिट्टी के टीलों और घाटियों का इलाका था। इस थानेदार को इत्तला मिली कि फलां रात जब्बू इस गांव में शादी रचा रहा है। वो अपने पैगाम के मुताबिक मेरी बहन के साथ इस गांव में जाकर शादी करने वाला था। मैंने शायद तुम्हें बताया कि देहात के लोग नामी गिरामी डाकुओं की मदद किया करते थे और उन्हें पनाह देते थे। इसके एवज डाकू उनकी माली मदद और दूसरे मसाइल हल कर दिया करते थे। वो सिर्फ साहूकारों को और ताजरों के काफिले को लूटा करते थे। जब्बू ने शादी के लिए इस गांव को शायद इसलिए पसंद किया था कि वो आम रास्तों और बड़ी बस्तियों से अलग थलग और दुश्वार गुजार इलाके में था। वहाँ सब मुसलमान रहते थे। निकाह पढ़ाने के लिए वहाँ मौलवी भी था। शायद कुछ और वजह भी हो। शादी रात को होनी थी। जब्बू के गिरोह के आदमी वहाँ मौजूद थे। गांव की औरतें भी शादी के जश्न में शरीक थीं। गाना बजाना हो रहा था। जब्बू के आदमी शराब के नशे में भंगड़ा नाच रहे थे। मेरी बहन को गांव की औरतों ने दुल्हन बनाया था। निकाह पढ़ाया जा चुका था और खाने और उधम मचाने का दौर शुरू था। 20-22 गरीब से देहाती 10-12 ऊँटों के साथ गांव में जा रुके और जश्न का तमाशा देखने लगे। उनसे पूछा गया कि वो कौन है। उन्होंने बताया कि जालिंदर के एक ताजिर का माल है जो वो ले जा रहे हैं और रात यहाँ रुकेंगे। जब्बू ने हुक्म दिया कि इन सबको खाना खिलाओ। ये मेरी शादी में शरीक हुए हैं। इसके साथ ही उसने कहा कि इनके ऊँटों पर जो माल है वो उतार लो और ऊँट इन्हें दे देना। ऊँट इनके अपने हैं। ऊँट करीब ही खड़े थे। एक ने कहा कि हम ऊँटों को बिठा देते हैं, तो माल उतार लो। हम जाकर कह देंगे कि लूटे गए हैं। हमें हमारे ऊँट चाहिए। ऊँट अंधेरे में थे। वो सब ऊँटों को बिठाने लगे। इन पर बहुत थोड़ा सामान लदा हुआ था। इन लोगों ने ये सामान खोला तो अंदर से राइफलें निकलीं। जितने आदमी थे उतनी ही राइफलें थीं और चमड़े की पेटियां थीं जिनमें एमुनिशन के 4-4 पाउच थे। इन शुतुरबानों ने एक एक राइफल और एक एक पेटी उठा ली। पेटियां कमर से बांध लीं। ये उस जमाने में पुलिस वालों के पास होती थीं। राइफलों में राउंड थे। जब्बू के आदमी शराब में बदमस्त शादी का जश्न मना रहे थे। अब और ज्यादा खुश थे कि शिकार घर आ गया है। इतने में बड़ी बुलंद आवाज आई, जब्बू जहाँ मौजूद हो वहीं रहो। जरा सा हिले तो मेरे रिवाल्वर की शुश्त में हो। दूसरी आवाज गरजी, सब जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाओ। जश्न के ऊधम पर सन्नाटा तारी हो गया। जश्न 20-22 राइफलों और एक रिवाल्वर के नरके में था और ये गजदार ललकार इस थानेदार की थी जो मसनूई दाढ़ी लगाए हुए था और उसके कपड़े गरीब से शुतरबानों जैसे थे। जब्बू के पास मेरी बहन दुल्हन बनी बैठी थी। जब्बू घेरे में से निकलने का और पुलिस मुकाबले का माहिर था, लेकिन वो बेखबरी में पकड़ा गया और वो खाली हाथ भी था। हर कोई जहाँ था वहीं बुत बन गया। इस थानेदार ने
मैं नाम बिल्कुल ही भूल गया हूँ। बताया कि उसके दाएं तरफ एक आदमी ने जरा सी हरकत की। वो शायद अपने कपड़ों के अंदर से खंजर या चाकू निकालने लगा था। ये शायद उसने खुजलाने के लिए हाथ पेट की तरफ किया हो। उसने जूं ही हरकत की, थानेदार का पिस्टल चला और वो आदमी अपने एक बाजू पर हाथ रखकर बैठ गया। गोली उसके कंधे और कोहनी के दरमियान बाजू पर लगी थी। वो मरते मरते बचा था। थानेदार ने ऐलान किया कि गांव के आदमी और औरतें एक तरफ हट जाएं और जब्बू के आदमी यहीं खड़े रहें। 7-8 आदमी वहीं खड़े रहे, बाकी सब वहां से हट गए। कुछ लोग परे होकर भाग उठे, लेकिन पुलिस ने उनकी तरफ तवज्जो न दी। इस तरह जीतू के कुछ साथी भाग गए, लेकिन जब्बू के लिए भागना मुमकिन नहीं था। उसने थानेदार से कहा कि इंशाल्लाह जेल से भागूंगा। जब्बू के साथ मेरी बहन भी पकड़ी गई, उससे बयान लिया गया। उसने अपने गांव का और मेरा नाम लिया और कहा कि वो जब्बू के साथ अपनी मर्जी से आई है। अब वो मेरे सामने थाने में बैठी थी। ये तो साबित हो गया कि मेरी बहन और जब्बू का साथ इतना पुराना नहीं था कि वो जब्बू के राजों से वाकिफ होती और बता सकती कि जीतू ने लूट का माल कहाँ रखा हुआ है। अभी उसे 2 महीने पूरे नहीं हुए थे। इस अरसे के मुतालिक उसे कुछ खबर नहीं थी कि जब्बू ने कहीं कोई वारदात की है या नहीं। लेकिन थानेदार जिसके साथ वो आई थी और थानेदार रहीम भी कहता था कि मेरी बहन ये बयान दे कि जब्बू से अगवा करके लाया है और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ रखना चाहता था और अब ज़बरदस्ती ही उसके साथ शादी की थी। इसके अलावा भी दोनों थानेदार अपना मुकदमा मजबूत करने के लिए मेरी बहन से अपनी मर्जी का बयान दिलाना चाहते थे। मैंने कहा कि हाँ, आप जो कहेंगे मेरी बहन अदालत में वही बयान देगी। मैं जो कुछ कह चुकी हूँ इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी, मेरी बहन ने कहा, और मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी। मुझे डर था कि दूसरे थाने का थानेदार मेरी बहन को डराने के लिए हवालात में बंद कर देगा और अगर मेरी बहन ने उसकी मर्जी का बयान ना दिया तो थानेदार उसे भी सज़ा दिला देगा। लेकिन थानेदार रहीम ने हमारी बहुत सिफारिश की। दूसरे थानेदार उसे फ़ौरन छोड़ भी नहीं सकता था। उसने थानेदार रहीम के कहने पर मुझे ये इजाज़त दे दी कि मैं उसके थाने में चला जाऊं और अपनी बहन के साथ रहूं। मैं साथ चला गया। थानेदार ने मुझे थाने के अहाते में रहने को जगह दे दी। मेरी बहन को हवालात में रखा गया। वहाँ मुझे पता चला कि ये थानेदार मुझ पर क्यों मेहरबान हो गया है। वो मुझे बार बार कहता था कि मैं अपनी बहन को उसकी मर्जी का बयान देने पर रजामंद करूं। वो मेरी बहन को मेरे पास बिठा देता था और मैं बहन से कहता था कि अगर उसने बयान ना दिया तो उसे सज़ा मिल जाएगी। अगर वो ना मानी, उसकी ज़बान पर यही एक जवाब था कि अगर मुझे कुछ मालूम होता तो भी जब्बू के खिलाफ कोई बयान ना देती। मैं कैसे मान सकता था कि जब्बू ने उसे बहन या बेटी बनाकर रखा होगा। अल्लाह गवाह है कि मैं कंवारी हूँ, मेरी बहन ने कहा। वो डाकू है, मैं यही समझती थी जो तुम समझ रहे हो। एक डाकू से तुम और क्या उम्मीद रख सकते हो। मगर उसने मुझे पहले रोज़ ही कह दिया था कि तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो भी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसके साथ जाकर बहुत खुश हुई। उसने जब मुझे कहा कि शादी के बगैर तुम मुझ पर हराम हो तो मैं उसे फरिश्ता समझने लगी। जब्बू और उसके 8 साथी इसी हवालात में बंद थे। मैं बरामदे में खड़ा था, हवालात बरामदे में ही थी। जब्बू ने मुझे देख लिया। वो बहुत दिलेर आदमी था, अक्लमंद भी था। शामू, उसने सलाखों वाले बंद दरवाजे में से बुलंद आवाज़ से कहा, अपनी बहन को उल्टे सीधे बयान पढ़ाने आए हो? पहले अपनी बहन से पूछ लेना कि मैंने उसे किस तरह अपने पास रखा था। अगर तुम्हें यकीन आ जाए तो बेगैरतों वाला काम ना खुद करना ना बहन से कराना। मुझे यकीन हो गया कि मेरी बहन और जब्बू सच्चे हैं। मैंने थानेदार से कहा कि मेरी बहन कोई झूठा बयान नहीं देगी। थानेदार के पास छोटा थानेदार बैठा था। उसने थानेदार से कहा कि वो मेरी बहन से अपनी मर्जी का कोई बयान न दिलाए, क्योंकि ख़तरा है कि अदालत में जाकर कोई ऐसी बात कह देगी जो सारे मुकदमे को ख़राब कर देगी और ये लड़की वकीलों की जिरह में कुछ और बक डालेगी। सरकारी वकील खुद ही इससे अपने मतलब की बातें कहलवा लेगा। मुझे मालूम नहीं कि ये कैसे हुआ कि मेरी बहन को मजिस्ट्रेट के सामने ले गए और उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन मेरी ज़मानत ली गई कि मैं उसे अदालत में गवाह के तौर पर पेश करता रहूँगा। मेरी बहन ने खुद ही कहा कि उसे जब भी बुलाया जाएगा वो आ जाया करेगी, लेकिन बयान वही देगी जो वो कह चुकी है। जालंधर में मुकदमा चला। मैं बहन को साथ लेकर जालंधर जाया करता था। जब्बू के खिलाफ 3 कत्ल की और 5 डकैती की वारदातों का इल्ज़ाम था। मुकदमा शुरू हुआ तो मैंने अब्दुल कदीर की बीवी को देखा। वो एक आदमी के साथ जालंधर अदालत में गवाही देने आई थी। वो मुझे और मेरी बहन को घूर घूर कर देखती थी।
हमसे सख्त नाराज थी। मैं अदालत में गवाहों के बयान सुना करता था। जब्बू के खिलाफ 3 थानों के केस थे, इसलिए गवाह बहुत से थे। उसकी वारदातों को जाने दो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि जब्बू की निशानदही किस तरह हुई थी। जब्बू को पकड़वाने वाली अब्दुल कदीर की बीवी थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो खूबसूरत और जवान थी। अब्दुल कदीर को सज़ा हो गई तो जब्बू ने दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसकी बीवी को अपने पास बुला लिया था। ये बातें जो मैं आपको सुना रहा हूँ उस आदमी के बयान से मालूम हुई थी जो अब्दुल कदीर की बीवी के साथ था। खूबसूरत जवान था। उसे पुलिस ने बादामाफ गवाह बना लिया था। हुआ यूं कि अब्दुल कदीर की बीवी जब्बू के पास पहुंची तो उसने देखा कि जब्बू मेरी बहन को बड़े प्यार से अपने पास रखे हुए है। अब्दुल कदीर की बीवी को पता चला कि जब्बू मेरी बहन के साथ शादी कर रहा है तो उसमें हसद पैदा हो गया। जब्बू पे अपना जादू चलाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन जब्बू उसे अपने दोस्त की बीवी समझते हुए उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा था। यह आदमी जो अब्दुल कदीर की बीवी के साथ अदालत में आया करता था उसे दिल से चाहने लगा। वो जब्बू का खास आदमी था। उसके बयान से पता चला कि 2 बार यही मेरे घर मुझे जब्बू का पैगाम देने आया था। इसने अब्दुल कदीर की बीवी से मोहब्बत का इजहार किया, जो इस औरत ने कबूल न किया। वो जब्बू की बीवी बनने की कोशिश कर रही थी, मगर जब्बू इस अमानत में खयानत नहीं कर रहा था। आखिर एक रोज़ तंग आकर अब्दुल कदीर की बीवी ने जब्बू से अपनी मोहब्बत और ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जब्बू ने उसे डांट दिया। वो इस चोट को बर्दाश्त ना कर सकी। जब्बू का ये खास आदमी कोई शरीफ आदमी तो था नहीं। उसने अब्दुल कदीर की बीवी पर अपना जादू चला लिया। जब्बू को इल्म हो गया। उसने अपने इस आदमी की बहुत बेइज्जती की। इतने में जब्बू के छोटे से एक गांव में जाकर शादी का जश्न मनाने का ऐलान किया गया। अब्दुल कदीर की बीवी जल भुन गई। उसने मेरी बहन से कुछ कहा तो मेरी बहन ने उसे ऐसा ताना दिया जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने जब्बू के इस खास आदमी से कहा कि वो अपने सीने की आग ठंडी करना चाहती है और इसका तरीका यह है कि पुलिस को इतला दी जाए कि फलां रात जब्बू फलां जगह होगा। जब्बू का यह आदमी भी गुस्से में था। जब्बू ने उसकी बेहद बेइज्जती की थी। मेरी बहन ने अब्दुल कदीर की बीवी को जो ताना दिया था इसमें इस आदमी का हवाला भी था। इसलिए ये शख्स मेरी बहन के लिए परेशानी बल्कि जिल्लत पैदा करना चाहता था। शादी से 2-3 रोज़ पहले यह आदमी जब्बू का पैगाम लेकर मेरे पास आया तो इसने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उस इलाके के थानेदार को इतला दे दी जिस इलाके में वो गांव था। शादी की रात यह आदमी और अब्दुल कदीर की बीवी शादी में शरीक थे, लेकिन पुलिस के आने से ज़रा देर पहले अंधेरे में खिसक गए। वो पुलिस को रास्ते में मिले और बताया कि शादी का जश्न जोरों पर है। पुलिस का छापा कामयाब रहा। यह आदमी और अब्दुल कदीर की बीवी थाने जा बैठे और पुलिस के गवाह बन गए। मुकदमे का फैसला सेशन कोर्ट ने किया। जब्बू को सजाए मौत सुनाई गई। उसके साथियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक सजा दी गई। इधर मेरी बहन की हालत यह हो गई कि उसे चुप लग गई, बोलती नहीं थी, न किसी की बात का जवाब देती थी। ये तो मेरे लिए सारी उम्र की मुसीबत बन गई थी। सबको पता चल गया था कि वो डाकुओं के साथ रही है और अपनी मर्जी से गई थी। इसके अलावा लोगों ने उसे खामोशी की हालत में देखा तो मशहूर हो गया कि वो पागल हो गई है। इसे अब कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं था। मेरे माँ बाप को बेटी का रोग लग गया और मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। 6 महीने बाद बहन ने कुछ बोलना शुरू किया। उसने पहली बात ये कही कि शामू का ब्याह करो। फिर वो मेरे पीछे पड़ गई कि शादी करो। मैं दरअसल उसकी शादी करके अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन उसकी जिद ऐसी थी कि उसकी खुशी की खातिर मैंने शादी कर ली। जिस लड़की के साथ मेरी मंगनी हुई थी उसकी शादी कहीं और कर दी गई थी। एक और रिश्ता मिल गया और मेरी शादी हो गई, लेकिन बहन का मसला हल होने वाला नहीं था। मेरे माँ बाप ने 2-3 लड़कों के वालिदैन से मन्नत की कि वो मेरी बहन को कबूल कर लें, मगर किसी ने भी कबूल ना किया। 3.5 साल गुजर गए। मेरी बहन अब बोलती चालती थी, घर के काम और खेती बाड़ी के काम करती थी और उसकी उम्र 22 साल हो गई थी। उस ज़माने में देहात में 16-17 साल की लड़की की शादी कर दिया करते थे। मुझे अब यही नज़र आ रहा था कि मेरी बहन कंवारी ही बूढ़ी हो जाएगी। मेरे माँ बाप खानकाहों पर जाते और माथे रगड़ते थे और मैं खुदा के हुजूर रोता था। एक रोज़ अब्दुल कदीर मेरे घर आ गया। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। उसे एक जुर्म की सज़ा 5 साल और दूसरे की 2 साल मिली थी। वो 3.5 पौने 4 साल बाद कैसे आ गया? मैंने उससे पूछा कि जेल से भाग आए हो? उसने बताया कि दोनों सज़ाएं इकट्ठी शुरू हुई थीं। इस तरह उसे 7 की बजाय 5 साल कैद काटनी थी। जेल में हर साल कैद में से कुछ माफ़ी मिला करती है। अब्दुल कदीर ने जेल में अपना चाल चलन अच्छा रखा।
इसलिए उसे माफ़ी कुछ ज़्यादा मिली। उसे कुछ और माफ़ी इनाम के तौर पर भी मिली। 2 बड़े खतरनाक कैदियों ने जेल के एक अफसर पर हमला कर दिया। अब्दुल कदीर ने दोनों का मुकाबला किया और अफसर को बचा लिया। वो जख्मी हो गया था। इस तरह उसकी कुल माफ़ी 1.5 साल बन गई और वो रिहा होकर आ गया। उसके दिल में मेरे खिलाफ गिले शिकवे भरे हुए थे। उसे सज़ा मैंने दिलवाई थी, लेकिन उसकी बीवी ने उसके साथ जो बेवफाई की थी, उससे वो सब कुछ भूल गया था। वो मेरा दोस्त था। अपना गम लेके मेरे पास आया। जेल में उसे जब्बू के साथी मिले थे। जब्बू नहीं मिल सका था क्योंकि उसे सजाए मौत मिली थी। उसे फांसी की कोठरी में रखा गया था। फिर उसे फांसी दे दी गई थी। जब्बू के जिन साथियों को कैद की सज़ा मिली थी, उन्होंने अब्दुल कदीर को बताया था कि उसकी बीवी ने क्या गुल खिलाए हैं। मुकदमा ख़त्म होने के बाद वो इसी आदमी के साथ चली गई थी। अब्दुल कदीर इन दोनों को तलाश करके दोनों को कत्ल करने की बातें करने लगा। मैंने उसे इसी तरह समझाना शुरू कर दिया जिस तरह थानेदार रहीम ने मुझे जब्बू की तलाश और कत्ल के इरादे से बाज रखा था। मैंने अब्दुल कदीर को 3-4 रोज़ अपने घर रखा। उसे बताया कि मेरी बहन की सारी ज़िंदगी तबाह हो गई है। मेरे आंसू निकल आए। अब्दुल कदीर ने कहा कि अगर वो मेरी बहन का रिश्ता मांगे तो मैं दे दूँगा। मैंने जवाब देने की बजाय उसे गले लगाया और बहुत रोया। ये तो मौजज़ा था। खुदा ने मेरी फरियादें सुन ली थी। मैंने अपनी बहन को उसके साथ ब्याह दिया। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी निशानी उनकी औलाद है, जो कि खुद भी औलाद वाली हो गई है।